अच्छा, अब टॉप स्टोरी पर आते हैं। सिद्दीक जान, यही जो बात अब हो रही है हर तरफ, जिसकी बात मुजम्मिल ने की कि ये तो वाज़ेह है कि हुक्म नहीं मानना। अब उसके बाद किया क्या जाएगा? या तो नाअहली का सामना है और उसके लिए भी तैयार हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी अक्टूबर में फिर नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये मरीम साहबा कोई बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं इस हवाले से। और साथ ये भी कि उन्होंने तो कह दिया कि नवाज शरीफ भी तो डिस्क्वालीफाई हुए थे, तो कोई बात नहीं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी भी हो गए थे, कोई मसला नहीं है, उस हद तक चले जाएं। जी, वो कह रही हैं कि मेरे चचा को भी नायल कर दें, और चचा को वो कह रही हैं कि वो भी नायल हो जाएं, ताकि फिर उसके बाद ज़ाहिर है मरीम नवाज साहबा के अलावा शरीफ ख़ानदान के पास कोई और ऑप्शन ना बचे। वो इसलिए शायद अपने चचा को थोड़ा सा कह रही हैं कि चचा बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप डट जाएं, आप लड़ जाएं, ये लड़ने का वक्त है, डट जाने का वक्त है। तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि अक्टूबर में सितंबर में काजी फैसल साहब आएंगे तो इनकी नालियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, नवाज शरीफ की ताहयात नाली भी ख़त्म हो जाएगी, नवाज शरीफ के सारे केसेस भी माफ़ हो जाएंगे। और जो इस वक्त जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होगा तो उन तमाम की नालियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो ये कोई अच्छी रवायत ना तो होगी, ना मेरे ख्याल इतना आसान होगा काजी फैसल साहब के लिए। फिर इस तरह से तो फिर ऐसे तो फिर कुछ लोग और फिर काजी फैसल साहब पे चढ़ दौड़ेंगे, फिर उनकी सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देंगे। फिर वो कहेंगे ठीक है जी, मैं काजी फैसल साहब के खिलाफ खड़ा हो जाता हूँ, और काजी फैसल साहब के बाद जो चीफ जस्टिस बनेंगे वो आके और सारी ये नालियाँ ख़त्म कर देंगे। तो ये मजाक नहीं है, ये 22-23 करोड़ का मुल्क है, ये एक रियासत है जहाँ पर आइन है, कानून है। इसको ये अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान कर रहे हैं, मुल्क को ये खाना जंगी की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो ये कर रहे हैं ये तो दाद देनी चाहिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब को कि जिस तरह से वो तहम्मुल से काम ले रहे हैं। वरना मुझे अंदाजा है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस का ये व्यू है कि आप कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करें, हम देखते हैं कि फिर ये क्या करते हैं, जो ये वाज़ेह तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दे दिया। और ये जो 4-3 वाली बात थी, इसको पैराग्राफ नंबर 9 में एड्रेस कर दिया गया है कि हमारे सामने जो मामला है उसमें ये दावा किया गया कि जनाब ये 4-3 का फैसला था। तो सारा लिखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इंतहाई एहतराम के साथ अक़लियती फाजिल जजेस की तरफ से जिस पोजीशन का दावा किया गया है वो दुरुस्त नहीं है और ना ही काबिल अमल है। यानी वो जो मंसूर अली शाह साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि 4-3 का फैसला है, ये वो गलत कह रहे हैं, ये काबिल अमल नहीं है। क्योंकि देखें, 5 जजेस कोर्ट रूम में आए, 5 जजेस ने समाअत की, 5 जजेस ने बैठ के फैसला सुनाया। और मैं तो कई प्रोग्राम्स में ये सवाल उठा चुका हूं कि जब 5 जजेस आकर बैठे थे, एक लम्हे के लिए भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये नहीं कहा था कि जनाब हम तो 7 जजेस हैं, हम 5 कैसे आ गए। क्योंकि मुनीब अख्तर साहब ने एक बात की और बड़ी जबरदस्त बात की। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अगर कोई भी केस, इस केस को छोड़ दें, कोई भी केस 5 जजेस सुन रहे हैं, एक जज बीमार हो जाता है, 4 कोर्ट में आ जाते हैं, यानी ये जानते हुए भी कि एक जज बीमार हो गया वो नहीं आ सकते। पहली बात तो है कि वो चैम्बर से आएंगे ही नहीं, वो आएंगे ही नहीं कोर्ट में बैठने के लिए। अगर वो आ भी जाएंगे तो कोई भी वकील खड़ा होकर कह देगा सर आप तो समाअत ही नहीं कर सकते, आपका 5वां जज नहीं है साथ, आज वो नहीं है तो आप समाअत नहीं कर सकते। तो ये कैसे हो सकता है? अच्छा, बैंक 7 रुपये था और सिद्दीक, चूंकि अगर इनसाइड स्टोरी पे आए हम सिद्दीक, तो एक और मामला हुआ आज ही कि एक और छह रुकनी बेंच बनता है और काजी फाइसा साहब वाला मामला, उनका जो फैसला आया था, फिर उनका लेटर आना और उसमें रजिस्ट्रार को रिमूव करना, जिसके लिए हंगामी तौर पर काबीना बैठ गई और बड़ी तेज़ी से हो गया। पहले भी हमने देखा इसी तेज़ी से कानून साजी भी की गई। तो हुकूमत तो ये कहती है कि जी पहले अब सुप्रीम कोर्ट को देखें, वहाँ बड़ी जनाब अलग अलग सोच नज़र आ रही है। हालांकि जजेस में अलग सोच होना तो ये तो एक तरह से अच्छी बात भी है कि हर किसी की अलग सोच हो, लेकिन जो भी फैसला आएगा, फैसला तो फिर सबने मानना है। उस हवाले से हुकूमत को बहाना बनाकर या वहाँ भी हुकूमत की दाल नहीं गल रही। देखें, अभी जब हम ये प्रोग्राम ब्रेक के बाद हम आए हैं, अभी तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी हो गया है। अच्छा। 6 रुकनी बेंच का, ये 6 रुकनी बेंच बनाया गया था जिसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस इजाजुल हसन साहब, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब थे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी और जस्टिस अजहर हसन रिजवी साहब थे। इससे अभी जो ऑर्डर आया है, जो मैं अभी 1-2 मिनट में उसको देख सका हूँ, उसमें जस्टिस काजी फैसल साहब का जो फैसला है उसको वापस ले लिया गया है, जो 2-1 से उन्होंने दिया था। और 6 रुकनी बेंच ने अपना तफसीली फैसला 8 सफ़हात पर जारी कर दिया है। और जो सर्कुलर था जो रजिस्ट्रार का, उसको कहा गया कि वो दुरुस्त सर्कुलर था। और जो अब जब ऑर्डर ही वो वापस ले लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 रुकनी बेंच का, तो अब उसका जो इफेक्ट था उसके बाद जो कुछ रजिस्ट्रार ने किया, जो काजी फैसल साहब ने किया, वो सब चीज़ें ऐसे समझें कि वो कलअदम हो गई हैं, वो ख़त्म हो गई हैं, उनका कोई असर नहीं है। तो अब वो जो रजिस्ट्रार के मामले पर आपने देखा कि कल काजी फैसल साहब जो है वो लेटर लिखते हैं। काजी फैसल साहब के लेटर के 2 घंटे के अंदर अंदर, बल्कि मैं अगर आप सॉरी मेरे साथ रहें तो मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बता देता हूँ, इससे ज़रा आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी जो हुकूमत है वो किस तरह के इक़दामात और काम कर रही है।
यानी हमारी हुकूमत को ये एहसास नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के असल मसाइल हैं क्या और वो किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। पहले काजी फैसल साहब का फैसला आता है और वो उसके 11 घंटे के अंदर अंदर काजी फैसल साहब के खिलाफ जो है वो काजी साहब के खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू था वापस ले लेते हैं। काजी फैसल साहब जो है वो उनका खत सामने आता है 5:15 बजे, 5:15 पर, 7:05 पर काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया जाता है, 8:17 पर इजलास शुरू हो जाता है, 9:10 पर इजलास खत्म हो जाता है और 9:18 पर रजिस्ट्रार को हटाने की खबर जो है वफाकी काबीना जारी कर देती है। इससे पहले जो कानून साजी हुई सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वो 18.5 घंटे में कानून साजी हुई। काबीना का इजलास होता है, मंजूरी होती है, बिल जो है उसकी करारदाद पेश की जाती है, बिल पेश किया जाता है, वो कमेटी को भेजा जाता है, कमेटी के बाद वो कौमी असम्बली में आता है, सारे रूल्स मुअत्तल करके और उसको पास कर लिया जाता है, फिर अगले दिन उसको सेनेट से भी मंजूर करवा लिया जाता है और अब सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच का फैसला आ गया जिसके मुताबिक वो तमाम चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया। सिद्दीक जान, ये असल चीखें तो लगता है इस वजह से हैं, काबीना भी जो बात कर रही है कि ये जो 10 तारीख तक 20 अरब रुपया देने का कहा गया है, अगर सिर्फ होता थी 14 तक आप करवा दें इंतखाबात तो हम शायद सोचते कि फिर वही होगा, फिर वही खेल, ये मसला आ गया, वो मसला आ गया। लेकिन अब तो इससे निकलने का कोई कानूनी रास्ता नहीं नजर आ रहा, इस जजमेंट से निकलेगा, इतनी भरपूर और वाज़ेह जजमेंट है। बिल्कुल ये मैं आपको बता दूं कि ये जो जजमेंट है इसका जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, मैं ज़रा जल्दी जजमेंट की अहम चीज़ें रख देता हूं अपने नाज़रीन के सामने। और यही वजह है कि इनकी जो चीखें हैं ना वो इस वजह से हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऐसा बांध दिया है इस जजमेंट में कि अगर इन्होंने अमल ना किया तो मैं मुसलसल इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि 3 से 5 सियासी और इंतजामी सर इनको देने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात पर अमल करवाएगी और जितना सख्त ये फैसला है इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इनकी बदनीयती नजर आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको टाइम दिया कि आप बातचीत करें, पॉलिटिकल डायलॉग करें, कोई तारीख दे दें और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम शायद आपको टाइम दे देते अगर आपकी नेक नीयत ही नजर आ रही होती, लेकिन आप तो 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई की तारीख दी है। देखें इसमें जो पैराग्राफ नंबर 1 है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है 22 मार्च का, उसकी कोई उनके पास आईनी इख्तियार नहीं था, कानूनी इख्तियार नहीं था, कोई दायरा इख्तियार नहीं था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो आगे जो शेड्यूल है उसको मॉडिफाई कर दिया है कि किस किस तारीख तक क्या होगा और अब जो है वो 14 मई को जो है वो पोलिंग डे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मुकर्रर किया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो जो असल जो पैराग्राफ है ना वो इंपॉर्टेंट, वो पैराग्राफ नंबर 5 है। इस 5 और 6 इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि वफाकी हुकूमत पंजाब और केपी के असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर हर सूरत में 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन को फराहम करेगी। इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल 2023 को रिपोर्ट अदालत में जमा कराएगा जिसमें बताया जाएगा कि उसे फंड्स फराहम कर दिए गए हैं और इसने वो वसूल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ये भी बताएगा कि वो फंड्स उसने पूरे वसूल किए हैं या कुछ हिस्सा वसूल किया है। इलेक्शन कमीशन की वो रिपोर्ट इस बेंच के रुकन जजेस के सामने उनके चैम्बर्स में पेश की जाएगी ताकि वो उसका जायजा ले सकें और अगर ये फंड्स फराहम ना किए गए या उसमें कमी हुई तो उसके असरात होंगे। ऐसी सूरत हाल में मुतलका शख्स या अथॉरिटी को यह अदालत अहकामात भी जारी कर सकती है। पहले मरले में इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात इन फंड्स के लिए इन फंड्स को इस्तेमाल करने का मजाज होगा और उसके बाद केपी के असम्बली के आम इंतखाबात के हवाले से कोई कमी हुई तो इलेक्शन कमीशन इस अदालत के सामने रख सकता है ताकि अदालत इसका जायजा लेकर मुनासिब अहकामात जारी करे। अगला जो पैराग्राफ है उसमें जो निगरान हुकूमत है पंजाब की और जो चीफ सेक्रेटरी हैं, IG पंजाब हैं, उनको कहा गया कि 10 अप्रैल तक ऐसा प्लान फराहम करें इलेक्शन कमीशन को जो से काबिल कबूल हो और इस प्लान में वो आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी ड्यूटी और सिक्योरिटी के लिए मुनासिब अफरादी कुव्वत फराहम करेंगे। और अदालत ने मजीद कहा है कि सूबे में आम इंतखाबात के लिए हर सूरत हुकूमत पंजाब और तमाम मुतल्लिका अफसरान अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए इलेक्शन कमीशन को हर सूरत मामूनत फराहम करेंगे। फिर पैराग्राफ नंबर 7 में भी बड़ा कैटेगोरिकल अदालत ने लिख दिया और यही आखिरी पैराग्राफ में पढ़ूंगा, फिर 2-3 चीजें और आपके सामने रखता हूँ। इसमें अदालत ने लिखा है कि आइन के आर्टिकल 243(1) के तहत वफाकी हुकूमत अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करेगी और आइन के आर्टिकल 148(3) के आर्टिकल और आर्टिकल 220 के तहत पंजाब और केपी के असम्बलियों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए जो सिक्योरिटी है वो फराहम करेगी, इलेक्शन कमीशन को मामूनत फराहम करेगी और जो एहलकार दिए जाएंगे खा उनका ताल्लुक किसी भी एजेंसी से हो, इदारे से हो, चाहे वो मुसल्लह अफवाज हों, रेंजर्स हों, FC हों या दीगर फोर्सेज हों, उनसे सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाएगी और ये नहीं कहा जा सकता कि जी हम मामूनत नहीं करेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने फिर पैराग्राफ नंबर 8 में भी लिख दिया है कि अगर कोई अथॉरिटी, कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ताउन नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर ऑर्डर्स करेगी। तो ये वाज़ेह तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी, ओहदों से हटना पड़ेगा उनको। और ये मैं आपको बता दूं कि आज
जस्टिस मुनीर के जो पैरोकार हैं, जो मुख्तलिफ हीलों बहानों से जो है वो कुछ और बहाने बना के और 90 दिन में इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते थे, जो बहाने बना रहे थे कुछ और चीज़ों को सामने रख के, और वो जो PDM चाहती थी उसकी तरफ जा रहे थे, आज जस्टिस मुनीर के पैरोकारों को शिकस्त हुई है और आइन के मुआवजों को, आइन पर जिन्होंने जो आइन का के तहफ़्फ़ुज़ के जिन्होंने हलफ उठाया हुआ है उन्होंने अपने हलफ को पूरा किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को तारीख हमेशा याद रखेगी कि उन्होंने इलेक्शन का हुक्म दिया था एक ऐसे वक्त में जब आपको नहीं पता, मुजम्मिल साहब को नहीं पता, ये जो हमारे टीवी पे जितने लोग देख रहे हैं कोई एक बंदा बता दे जिसको ना पता हो कि इस वक्त इलेक्शन कौन नहीं चाहता। तो जो इस वक्त इलेक्शन की तरफ जाने से या उसके अहकाम देने से फरार इख्तियार कर रहा है वो जस्टिस मुनीर का पैरोकार है और उन जस्टिस मुनीर के पैरोकारों का आज शिकस्त हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तारीख में अपना नाम लिखवा लिया है कि उन्होंने तमाम तर दबाव, ब्लैकमेलिंग, धमकियों के बावजूद और जो सुप्रीम कोर्ट के साथ किया जा रहा था उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन के अहकाम जारी किए।